ओके, सो ऑलमोस्ट इतने लोग तो आ चुके हैं। चलिए ओके, सो सबसे पहले वी कैन हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर सेल्फ। उसके बाद में हम लोग बुक पर जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों में से मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ। आई एम CMA मोहित कुमार। मैं 2020 का पास आउट स्टूडेंट हूँ विद ऑल इंडिया रैंक 2। इंटर में भी मेरी सेम ऑल इंडिया रैंक थी और फाउंडेशन में भी मेरी ऑल इंडिया रैंक थी। नाउ आई एम करंटली वर्किंग इन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। एक नवरत्न PSU है, उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे। और उसके साथ में आप लोगों का CFR के लिए गाइड, CFR के लिए आप लोगों का मेंटोर हूँ। ठीक है। सो मेरा जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद अब मैं आप लोगों से चाहूंगा एक बार सब आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरी क्लास के कुछ रूल्स हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला रूल, क्लास इंटरेक्टिव होगी। मींस आप लोगों को फुल फ्रीडम है। क्लास को आप अपनी क्लास को अनम्यूट करके क्लास के बीच में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। और जब मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप लोग उसका आंसर मुझे बोल करके देंगे। मैं चैट बहुत कम देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बोला हुआ सुनूंगा। ठीक है। सो यू ऑल आर फ्री इन माई क्लास। ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि हमें पता नहीं चला या हमने चैट पे इसलिए डाला। रीजन बिहाइंड इट, इंटरेक्टिव क्लास होने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर आप लोग बोलेंगे ना तो क्लास में मजा आएगा मुझे पढ़ाने का और आपको पढ़ने का। ठीक है। क्लास में अगर आप लोग बोलेंगे तो आपके डाउट बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। कुछ डाउट आया, हैंड टू हैंड आपने पूछ लिया, उसी टाइम वो सॉल्व हो गया और आगे की प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आने लगी। इन केस आपने नहीं बोला, आप उस पॉइंट पर स्टक हो जाएंगे, हमारा माइंड उस पॉइंट पर स्टक हो जाएगा कि मुझे यही समझ नहीं आया, उसके आगे का वैसे ही समझ नहीं आएगा। फिर जब तक वो क्लियर होगा उसके बाद में आगे का वापस क्लियर करना पड़ेगा। इससे बेटर है हम उसी टाइम पर बोल लें। ठीक है। सेकेंड मोस्ट थिंग मुझे आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि CFR CMA फाइनल का सबसे सबसे छोटा सब्जेक्ट है। सबसे छोटा सब्जेक्ट है। आप CFR के साथ में फाइनल की सारी क्लास बुक्स उठा करके देख लीजिए। सारी बुक्स और CFR को कंपेयर कीजिए, सबसे पतली बुक्स आपको CFR की मिलेगी। तो सबसे छोटा कोर्स है। इवन 2022 सिलेबस में तो इसको बहुत छोटा कर दिया। आप लोगों के पहले AS भी थे, अब वो AS हटा दिए। ठीक है। तो क्लास आप लोगों की जो रहेगी वो मतलब बहुत छोटा कोर्स है, तो हमें कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कोर्स को कवर करने में। हम इंटरेक्टिव बनेंगे तो हमारे डाउट अभी सॉल्व हो जाएंगे, वरना बाद में क्या होगा, आप लोगों के मैसेज आएंगे सर ये बता दीजिए, सर वो बता दीजिए। सर फ्री हुए तो सर ने बता दिया, सर फ्री नहीं हुए तो सर ने नहीं बताया, या रह गया बाद में बताया। उस टाइम नहीं बताया, आपको बोला कि कल पूछना, परसों पूछना, या नेक्स्ट डे की क्लास में जब स्टार्टिंग में सॉल्व करूंगा तब पूछना। कुछ इस तरह की चीजें हो जाएंगी। उससे बेटर है साथ के साथ क्लियर करके चलें। साथ में क्लियर नहीं कर पाते हैं, दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा। मतलब मैं हर दिन जो अभी पढ़ाया है उसको एज इट इज रिपीट करूंगा, उसका एक ब्रीफ आप लोगों को वापस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 2 से ढाई मिनट के अंदर दूंगा, जो हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं उन सब का। उससे क्या होगा, आप लोगों को मैंने, आप लोगों में से कई ने जिसने मुझसे गाइडेंस ली थी उन लोगों को मैंने बताया था क्लास में पढ़ने का और रिवीजन करने का तरीका क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया था रिवीजन करने के लिए हमेशा जब नेक्स्ट डे आप रिवीजन करने बैठो, सेम डे का रिवीजन कर रहे हो उससे पहले पीछे का रिकॉल रखना। रिकॉल करना इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग पीछे का भी पढ़ के आओगे, उससे आपका कोर्स के साथ साथ 2 से ढाई बार रिवीजन हो जाएगा। वो मैं चाहता हूं तो वो मैं एक बार आपको क्लास में भी करवाऊंगा। मैं सिंपली आज जो मैंने पढ़ाया है कल उसको मॉर्निंग में 2 से ढाई मिनट में ब्रीफ करूंगा और उसके बाद आगे का शुरू करूंगा। आप लोग उस टाइम पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके पास डाउट पूछने के बहुत सारे अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे, अवेलेबल टाइमिंग्स रहेगी। उसके बाद भी आप डाउट नहीं पूछते हैं, इट्स योर मिस्टेक। आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा। थर्ड मोस्ट थिंग मैंने जो बताई दिया क्लास में, आप लोगों को इंटरेक्टिव बनना है, आप लोगों को बोलना है। सबको फ्रीडम है, ईच एंड एवरी पर्सन को फ्रीडम है। थर्ड मोस्ट थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये, क्लास में आप लोगों की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब आप रेगुलर आने चाहिए क्लास में। बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आप आज आ गए, कल अचानक से घर में कोई काम आ गया और मॉर्निंग सुबह इतनी जल्दी कोई काम नहीं होता, किसी को काम नहीं होता। मैं भी अर्ली मॉर्निंग उठ करके आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए रेडी हो रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ।
तो सेम मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मुझे सेम इसी तरह से ट्रीट करें। मैं जिस तरह से आप लोगों को उस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, उतनी अर्ली मॉर्निंग आप भी उठ रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, तो उसको डेली बना करके रखना। डेली आप लोगों को पढ़ना है, डेली आप लोगों को क्लास में आना है। ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि आज आ गए कल नहीं आए परसों आ गए। नहीं आने का रीजन एकमात्र होता है सब लोगों के पास में, यार आज नींद आ रही है, आज रहने देते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग क्लास है। रहेगा कि आज नींद आ रही है, गर्मी के दिन है, आराम से सो रहे हैं ऐसे चला के, लेकिन क्लास में आ जाएंगे। क्लास में इसलिए भी आना है, ये भरोसे नहीं रहना कि मुझे बैकअप मिल जाएगा, मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं उससे पढ़ लूंगा। अगर आप रिकॉर्डिंग से ही पढ़ पाते तो आप लोगों को लाइव क्लास का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता। तो इसलिए लाइव क्लास लेने के लिए आप लोग अगर फी पे कर रहे हैं, लाइव क्लास लेने के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, लाइव क्लास से आप पढ़ना चाहते हैं, तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन की तरफ सिर्फ और सिर्फ तब जाइएगा जब अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हो पा रहा, कि सर ने भी 5-7 दिन डाउट नहीं बताया और हम लोग बहुत ज्यादा स्टक हो गए, बहुत ज्यादा अटक गए, तब हम बैकअप देखने के लिए जाएं वापस। बैकअप का मतलब सिर्फ बैकअप ही होता है। बैकअप का मतलब सिर्फ बैकअप ही होता है, मतलब बैकअप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जरूरत पड़ी तो यूज किया जाए। आप उसको स्टैंड बाय मत बनाओ कि इसको 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 किसी को भी ले सकते हैं काम में, नहीं चलेगा। ठीक है, ये कुछ छोटे मोटे रूल्स थे क्लास के। होप आप लोग फॉलो करेंगे, मजा आएगा क्लास में पढ़ने में, साथ में पढ़ने में। बहुत छोटा सा कोर्स है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा कोर्स है। ठीक है, तो आई थिंक बाकी जो छोटे मोटे रूल्स होंगे वो मैं आप लोगों को और क्लास में बताता रहूंगा। रूल्स मींस सिंपली आप लोग अगर क्लास की तरह पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, वो वाली बात है। ठीक है, आप में से शायद कुछ लोग लाइव फेस टू फेस बैच लेने के लिए जाते हैं वहां पे डीसीसी। तो वो लोगों के लिए इतना सा है कि या तो अपना लैपटॉप और मोबाइल साथ में लेकर के जाना, अर्ली मॉर्निंग वहां पहुंच जाओ 7 बजे ही, और फिर क्लास देखना शुरू कर दो। और या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 8 बजे डॉट वहां पहुंचना है, कैसे पहुंचना है वो वाली चीज देखने की है। क्योंकि कई लोग अपने व्हीकल से जाते होंगे, टू व्हीलर से, या कई लोग बस से जाते होंगे, फिर वो लोग नोटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक कन्वीनियंट ऑप्शन बना लीजिएगा कि 7 बजे वहां पहुंच जाएं, और वहां पहुंच करके ही रिकॉर्डिंग या लाइव क्लास जो है वो देखें, वहां पे आप ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यस और नो एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। यस सर। क्लास में इसी ये देखिए फिर किसी ने मैसेज किया है, नहीं चलेगा, मैंने बताया ना, नहीं चलेगा। बोलिए, क्लास में आपको फ्रीडम मिली है बोलने की, कहाँ दिक्कत है? सब लोगों को ऑप्शन दिया गया है, जिसको बोलना है आप बोलिए। ठीक है, मैं आप लोगों से सबसे एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगा, सो दैट मैं ये जान पाऊं कि कौन किस अटेम्प्ट का स्टूडेंट है। ठीक है, एक एक करके अपना अपना नाम और अपना अपना अटेम्प्ट साथ में बताएंगे, कौन सा अटेम्प्ट है। और भी कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं बता सकते हैं, यू आर फुल फ्री। लेट्स स्टार्ट विथ चारुल माथुर। सर माई सेल्फ चारू माथुर, और मैं जून 24 अटेम्प्ट देना चाहूंगी। जून 24, ठीक है। नेक्स्ट दिव्या। सर आई एम दिव्या और मेरा अटेम्प्ट दिसंबर 23 है। ओके, नेक्स्ट गौरव सोनी। सर माई सेल्फ गौरव, मेरा दिसंबर 23 है। सर मैं ओल्ड सिलेबस से भी हूँ। 3, ओके। नेक्स्ट मोनिका। यार अपने आप बोलिए एक एक करके। यस सर, माय नेम इज मोनिका बेताला और मुझे दिसंबर 2023 अटेम्प्ट देना है। दिसंबर 23, ओके। बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं सब लोग या यस केवल सर, फोर्थ ग्रुप वाले हैं? बोथ ग्रुप मेरा। ओके, दिव्या आपका भी बोथ ग्रुप है? यस सर। ओके, नेक्स्ट। Hello, sir. Myself, Saloni Soni. I will be appearing in December 23. ओके, दिसंबर। सलोनी आपकी हो जाएगी तब तक इंटर्नशिप? सर टू बी ऑनेस्ट सोचा तो यही है, देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, पता है। आप ऑप्शन मत रखिए, जब भी आप ऑप्शन रखेंगे ना तो आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, पहले ऑप्शन पे कभी नहीं रहेंगे। सर पढ़ाई के हमने मामले में ये खास चीज है।
सर हमने इंटर में भी ऑप्शन रखा था पर दे दिया ना। ठीक है, इट्स अप टू यू। इंटर जैसा मत समझना फाइनल को, बस इतना सा कहूंगा। ओके सर। नहीं वैसे हमने सोचा है कि हम जुलाई तक है ना इंटर्नशिप करेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ाई के लिए 5 मंथ्स की ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद हम जैसे ही हमारे एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद 2 to 3 months वापस से इंटर्नशिप करेंगे उसी सीए फर्म में जिसमें हम अभी कर रहे हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। Hello, sir. Myself, Rishita Sharma. I am appearing in June 24 exam. June 24, okay. Okay, next. Myself Vanshika Tolia. मैं December 23 attempt दे रही हूँ। Okay. बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। Hello, sir. Myself Vidit Jain, and I will be appearing in 23 December 23. दिसंबर, ओके। बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स प्लीज। हेलो सर, माय अपॉर्चुनिटी नेम ग्रैब करनी होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती किसी को नहीं है, ग्रैब करनी होती है। आप लोग चाह रहे हैं कि बाद में हमारा नंबर आए, बल्कि होना चाहिए था सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए था, होना ये चाहिए। यस, नेक्स्ट बोलिए। हेलो सर, माय नेम इज राशिका श्रीमान, माय अटेम्प्ट इज December 23। दिसंबर 23, ओके। Hello, sir. Myself Yash Agarwal. I will be appearing in December 23. दिसंबर 23, ओके। नेक्स्ट कौन कौन रह गया? Good morning, sir. My name is Nandini and मॉर्निंग। I'm appearing in June 24. यस। ठीक है, कोई रह गया? सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक रिद्धि जैन कौन है, वो रह गए शायद। सर इज इट इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द कोर्स टिल December 23? इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता, बट द थिंग इज आप इंटर्नशिप रैंक पे भी कितना लानी है फोकस ना। रखते हैं। नहीं हमें रैंक भी लानी है। हमें भी रैंक लानी है, हम चाहते हैं कि आपकी जैसे रैंक आए हमारी भी। नहीं, आ जाएगी, उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। मैं तो बीच में बहुत परेशान हो गया था कोविड की वजह से, जब अटेम्प्ट आगे पे आगे जा रहे थे तब। तो जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा दिक्कतें। जल्दीबाजी में ना प्रेशर बना रहेगा करने का कि बस मुझे अटेम्प्ट निकालना है। मन में ये होना चाहिए कि अटेम्प्ट निकालना है, और ऑप्शन मत रखो, मैंने पहले ही बताया था। ऑप्शन मत रखो दूसरा, एक ही फर्स्ट एंड फाइनल यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हो जाएगा। ओके सर। चलिए, लेट अस बिगिन। और कोई रह गया और अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है? मोस्ट वेलकम। देखिए, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, आप लोग क्लास में बोलेंगे, क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, इजी रहेगा, सॉल्व इजी होंगी चीजें। नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू ओनली। ठीक है? और किसी को कुछ बोलना है बीच में, या फिर शुरू करें? चलिए, ये मेरा और आपका इंट्रोडक्शन हुआ। अब इंट्रोडक्शन लेते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, 3 वर्ड्स हैं टोटल। 3 वर्ड्स, क्या क्या? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल्स रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट क्या होता है? कंपनी लॉ में किस किसने कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी है? व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट मींस? कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट बात एक ही है। नहीं पढ़ी किसी ने भी?
सेक्शन 2 में आती है मतलब Anybody needs to get registered under any act. ओके, और कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है ना आपके बोलने से। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी। कंपनी, वेरी गुड, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट। Sir, when an enterprise is incorporated under any law. अंडर एनी लॉ, ठीक है। कॉर्पोरेट का एक मतलब ये भी समझा जा सकता है कि कॉर्पोरेट मींस ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो किसी एक पर्सन से नहीं चल रहा, जो किसी एक जी या जिसके ऊपर किसी एक पर्सन का कोई हक नहीं है, उसको कंट्रोल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो कॉर्पोरेट है। उस कॉर्पोरेट की उस सिंपल वर्ड्स में जाएंगे तो फिर कंपनी आ जाएगा सेम। तो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मींस कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? शेड्यूल 3 में तो 2 है, पार्ट ए के अंदर बैलेंस शीट, पार्ट बी के अंदर P&L। टोटल फाइनेंशियल्स कितने होते हैं? दो आप सौ। लोगों में से लॉ आई थिंक सबने सोनल मैम से ही पढ़ी होंगी। नो सर। जिसने नहीं पढ़ी उसको लॉ में डेफिनेटली बताया होगा फाइनेंशियल्स क्या होते हैं। कंपनी के 4 फाइनेंशियल्स होते हैं, 1 बैलेंस शीट, 2 P&L, 3 और 4। चलो 2 के नाम इसने बता दिए थे, बताइए। कैश फ्लो Cash एंड नोट्स flow. टू Cash flow statement, notes ओके, to accounts. क्या? नोट्स टू अकाउंट। Cash flow नहीं, नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। annexer, ट्रायल annexer, बैलेंस ट्रायल बैलेंस नहीं होता फाइनेंशियल, annexer, explanatory statements. नहीं, वो सब बैलेंस शीट के पार्ट्स हैं। अब कुछ याद आ रहा है? चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग इक्विटी स्ट्रक्चर क्या था, क्लोजिंग इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है, वो चेंज इन इक्विटी स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट होता है। कंपनी के 4 फाइनेंशियल्स होते हैं ये। रिपोर्टिंग, व्हाट द वर्ड रिपोर्टिंग मींस? रिपोर्टिंग का मतलब इन्हीं 4 फाइनेंशियल्स को किसी के सामने प्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। क्या मतलब हुआ कहने का कि एक कंपनी, एक कॉर्पोरेट के जो फाइनेंशियल्स हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल्स है? 4 फाइनेंशियल्स है, बैलेंस शीट, P&L, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन 4 फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करना किसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी को, किसी भी एक्ट को, किसी भी कमिटी को प्रेजेंट करना, उन चारों स्टेटमेंट को, उन चारों की रिपोर्टिंग करना, उन चारों को किसी के सामने भेजना, कि इसलिए देना कि वो उसका जजमेंट कर सके या उससे कोई जजमेंट पास कर सके, दैट मीन्स रिपोर्टिंग। या बाय लॉ कुछ आपके ऊपर बर्डन है कि आपको ये रिपोर्टिंग करना है, आपको ये हमें भेजना है। रिपोर्टिंग का हिंदी में मतलब हुआ प्रस्तुत करना, आपको जो किसी के सामने प्रेजेंट करना है, दैट इज रिपोर्टिंग। अपने कंपनी के, अपने कॉर्पोरेट के जो फाइनेंशियल्स है उनको किसी के सामने रिपोर्ट करना इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर एक अलग से पूरा सब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? आपको रिपोर्ट ही तो करने हैं। हमारे घर में जो पापा है, मम्मी है, वो लोग भी अगर कोई बिजनेस करते हैं तो वो लोग भी तो अपने फाइनेंशियल्स बनाते ही है ना। वो भी अपने आपके दादाजी को या आपके ताऊ जी को रिपोर्ट करते हैं उन फाइनेंशियल्स को ईयर एंड पे, कि देखो मैंने साल भर में ये काम किया या ये नहीं किया। वो भी करते हैं। या आपका ब्रदर है, कोई बड़ा ब्रदर है, वो बिजनेस कर रहा है, वो अपने फादर को, आपके फादर को रिपोर्ट करता है, मंथली कर देता है, कई बार क्वार्टरली करता है, कई बार हाफ ईयरली और कई बार ईयरली भी करता है, कि ये देखो मैंने इस पूरे साल में ये काम किया और ये इतना कमाया। तो वो भी तो रिपोर्ट कर रहा है। जो सब्जी वाला है घर के पास में, जिससे आप सब्जी लेने जाते हो, वो भी तो शाम को घर जाने के बाद में हिसाब किताब बनाता है ना, कि आज मैं इतने रुपए की मंडी से खरीद के लाया सब्जी और इतने रुपए की मैंने सेल करी है, मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है। उसने भी तो अपना P&L स्टेटमेंट बनाया है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जब ये सब काम हर कोई कर रहा है तो उसके लिए इंस्टीट्यूट को एक सब्जेक्ट पूरा बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? उसके पीछे का रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलर इंडेक्स जो है नोटिफाई किए हुए हैं, पर्टिकुलरली एक आपको स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कि आप अपने फाइनेंशियल को इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाओ। स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने के पीछे लॉजिक
आप उनको जब स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे तो आप उनको सिमिलरिटी ला पाएंगे, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स में और दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल्स में सिमिलरिटी आएगी। उस सिमिलरिटी को जब किसी के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो वो दोनों को कंपेयर कर सकेगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कॉर्पोरेट मींस ग्रुप, जो किसी एक पर्सन से कंट्रोल नहीं हो रहा, वो एक ग्रुप है। उस ग्रुप में मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अभी मुझे उसी ग्रुप में रहना है या उस ग्रुप से पैसा निकाल के कहीं और डालना है, ये मुझे सोचना है। और ये मैं कब सोच पाऊंगा, जब मैंने जिस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट किया है वो कंपनी के फाइनेंशियल और दूसरी कंपनी के फाइनेंशियल एक ही स्टैंडर्ड से बनाए गए हो, ताकि मैं उनका इजी वे में कंपैरिजन कर सकूं, ताकि मैं उनका इजीली दोनों का कंपेरेटिव चार्ट बना करके डिसाइड कर सकूं कि मुझे कहाँ रहना है, यहां से निकल के वहां जाना है या यहीं बने रहना है। ये मैं तब डिसाइड कर पाऊंगा जब सिमिलरिटी होगी। वो सिमिलरिटी कैसे आएगी? उस सिमिलरिटी को लाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बना दिए, उन स्टैंडर्ड्स को नाम दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कि कंप्लीट पूरे इंडिया में सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो पूरी इंडिया में जितने भी कंपनीज है, सब इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने अपने फाइनेंशियल्स बनाए, ताकि उन फाइनेंशियल्स को हम लोग जब 2-4 लोग बैठ करके कंपैरिजन करें या किसी के सामने उनको प्रेजेंट किया जाए, तो आपने जो किया है वही उस P&L का मतलब या उस कॉस्ट का मतलब वही चीज दूसरा पर्सन भी समझे, उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब दूसरा पर्सन भी वही समझे। तो वो सिमिलरिटी लाने के लिए पूरे इंडिया में AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एप्लीकेबल किए गए। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया पर जो एप्लीकेबल थे वो थे AS। इससे पूरे कंप्लीट इंडिया में सिमिलरिटी थी। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ा, आगे आए, टेक्नोलॉजी आई, हम लोगों को वर्ल्ड वाइड अपने आप को फैलाना होता है, तो हम लोग कंपैरिजन वर्ल्ड वाइड करने लग गए। आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने इंडियन कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम लोग फॉरेन कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करने लग गए। फिर कंपैरिजन कैसे किया जाए कि उसी फॉरेन कंपनी में बना रहना है या वापस अपने देश आना है, वो कैसे किया जाए? उसके लिए अगेन क्या किया गया? सेम ऐसे स्टैंडर्ड बनाए गए जो आपको कंप्लीट वर्ल्ड वाइड इक्वलिटी दे सके, जो आपको आपके जो फॉरेन कंपनीज है और जो आपकी इंडियन कंपनीज जहां पर आप अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनके स्टेटमेंट्स को सेम कंपैरिजन करने के लिए आप लोग उसमें इजीली जो है कंपैरिजन कर पाए। इसके लिए वर्ल्ड के साथ सिमिलरिटी लाने के लिए इंड एस इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो सिर्फ इंडिया पर एप्लीकेबल थे, अब उनका नाम उनको चेंज किया गया, उनको इंड एस बनाया गया। इंड एस कहां से उठाए गए? जो वर्ल्ड वाइड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनसे सिमिलरिटी लाने के लिए अगेन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए, उनको बोला गया इंड एस। ठीक है, सबसे अच्छी बात है आप 2022 सिलेबस में एग्जाम देने वाले हैं हर सब स्टूडेंट, और सबसे अच्छी बात है CFR के सिलेबस को जो सबसे छोटा किया गया वो यहीं से किया गया है। 2016 सिलेबस में आपको AS भी पढ़ने होते थे, इंड एस भी पढ़ने होते थे। अब आप लोगों को AS नहीं पढ़ने होंगे, केवल इंड एस ही पढ़ने होंगे। ये आप लोगों को एक कोर्स को छोटा करने का एक बहुत अच्छा जो इंस्टीट्यूट ने इनिशिएटिव लिया है वो है। छोटे करने पड़ेंगे इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पढ़ना पड़ेगा का मतलब क्या हुआ? आपको AS को पढ़ना नहीं। पहले क्या था 2016 सिलेबस में पूरा AS भी आता था और इंड एस के ओवरव्यू आते थे। फिर उस इंड एस के ओवरव्यू का मतलब ये हो गया कि वो कुछ भी पूछ सकता है इंड एस से, तो आप इंड एस भी पढ़ो फिर आप AS भी पढ़ो। अब इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिए सिर्फ 12 इंड एस जो है, 10-12 इंड एस जो है सिर्फ आपके एग्जाम में वही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। अब इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई कर दिया, ये इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस में डाल दिया। तो आप लोगों को क्या फायदा मिला? एक तो सारे इंड एस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, दूसरा AS बिल्कुल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंपनी पर इंड एस एप्लीकेबल है। जिस पे नहीं है वो भी इंड एस पे जाती है, सो दैट वो भी सिमिलरिटी ला सके, बड़ी बन सके। तो अब मोस्टली इंड एस ही एप्लीकेबल है, तो इंस्टीट्यूट ने भी अपने कोर्स को चेंज किया, AS को इंटर के सिलेबस तक ही खत्म कर दिया। फाइनल के सिलेबस में सारे AS हटा दिए, सिर्फ इंड एस लेकर के आ गए, और इंड एस में से भी बोला सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर इंड एस पढ़ लो, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारा जो कोर्स का पैटर्न रहेगा, जो हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा,
जो हमारे स्ट्रक्चर ऑफ मार्किंग रहेगी बेसिकली। इंस्टीट्यूट ने जो नोटिफाई की हुई है स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25%, 100 में से 25 मार्क्स के इंडेस आएंगे, 100 में से 25 मार्क्स के। ये 25 मार्क्स कहाँ कवर होते हैं, आपके बड़े क्वेश्चंस में भी कवर होंगे और आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी कवर होंगे। ठीक है, आप लोगों का फर्स्ट एग्जामिनेशन रहेगा तो हम लोग वैसे भी समझ तो पाएंगे नहीं कि क्या क्या आएगा और क्या नहीं आएगा इस सिलेबस में से, या मार्किंग पैटर्न कितना चेंज हो सकता है। तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट वे में पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जिससे कि अगर कहीं से भी मार्किंग पैटर्न चेंज हो जाता है तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए हम लोग उसको कंप्लीट वे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर पहले भी सेम था, अब भी सेम है, आप लोगों को पढ़ना होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अगेन इसके ऊपर एक इंडेक्स, हम इजीली इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एनबीएफसी, बहुत एक छोटा सा टॉपिक है एनबीएफसी, हम वो भी पढ़ लेंगे। ये तीनों मिलाकर के 15% दिया गया है। ठीक है, आप ये मान के चलिएगा इसमें से गुडविल या शेयर वैल्यूएशन आ जाएगा 8 मार्क्स का, 4 मार्क्स का एनबीएफसी आएगा और 3 मार्क्स का आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ठीक है, 8 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स। अगर मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट के पैटर्न पे चलूं तो 15 का मतलब 15 नहीं है, 18 भी हो सकता है और 12 भी रह सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद अगला है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग मतलब आपका जो कंप्लीट बिजनेस है, कंप्लीट जो आपकी कंपनी है, उस पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना, उस कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर लेना और इस तरह की चीजें, सारी एक्टिविटीज, ये सब बिजनेस कॉम्बिनेशन में आती है। हम इसको बहुत इजी में बहुत आराम से पढ़ेंगे। 20 मार्क्स कवर करता है ये। 20 मार्क्स कहाँ कवर होंगे, एमसीक्यू में और आपके बड़े क्वेश्चन में, दोनों में कवर होगा 20 मार्क्स। सेम इसी तरह से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स का है। ये क्या होता है, जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब दो कंपनीज मर्ज हो जाती है, उसके बाद में उन दोनों को या एक ने किसी में कंट्रोल वाले शेयर परचेज कर लिए, तो उन सबको बाद में दोनों के स्टेटमेंट को मिला जुला करके दिखाना पड़ता है, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो भी एक बनता है, वो बाद की प्रोसेस है बिजनेस कॉम्बिनेशन की, इसलिए हम उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 10 मार्क्स का है और गवर्नमेंट अकाउंटिंग 10 मार्क्स की है। ठीक है, ये 7वां जो टॉपिक है रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये क्या चीज है, ये बेसिकली आप लोगों का थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक का मतलब आपके पेपर में 16 मार्क्स की कंपलसरी थ्योरी आती है। आप ये मान के चलिए उसमें से 10 मार्क्स की थ्योरी यहीं से उठेगी, 10 की तो नहीं, 4-4 मार्क्स की 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पेपर पैटर्न भी थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, पैटर्न अब तक जो फॉलो होता आ रहा था, 20 मार्क्स की तो एमसीक्यू, 16 मार्क्स की थ्योरी। ठीक है, और फिर 64 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। 16 मार्क्स की थ्योरी कंपलसरी थ्योरी होती थी। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो है 64 मार्क्स के आपके रहेंगे, उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, एमसीक्यूज आपके एमसीक्यूज ही रहेंगे। ठीक है, तो ये जो 16 मार्क्स की आपकी थ्योरी आने वाली है, इस थ्योरी में से 8 मार्क्स इस 7th नंबर की चैप्टर में से कवर होंगे, 2 मार्क्स एमसीक्यू में चले जाएंगे। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी सेम थ्योरी है और उस थ्योरी में से 8 मार्क्स ऑलमोस्ट वहां कवर हो जाएंगे और 2 मार्क्स वहां चले जाएंगे। ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि यही पैटर्न रहेगा। हो सकता है आपको इनमें से थ्योरी को 4-4 मार्क्स कर दे और 4-4 मार्क्स से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना दे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब कोई शॉर्ट क्वेश्चन या किसी एमसीक्यू में डाल दे उनको और इस तरह से बना दे, और यहाँ पर आपको थ्योरी में दूसरे क्वेश्चन दे दिए जाए, क्योंकि हर चैप्टर की थ्योरी तो होती ही है, हर चैप्टर की थ्योरी तो है। मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसी को आपको प्रैक्टिकल चीज को लिखना है, वो आपकी थ्योरी बन गई। ठीक है, तो वो तो रहेगा। ये आपका पेपर पैटर्न है और ये आपका सिलेबस का मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूं, पहला स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25%, सेकेंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एनबीएफसी 15 मार्क्स,
बिजनेस कॉम्बिनेशन 20, कंसोलिडेशन 20, थ्योरेटिकल 2 टॉपिक 10-10 मार्क्स के हैं। ठीक है, नोट्स आपको हर इस चैप्टर के मिलेंगे। मैं सेल्फ नोट्स बना रहा हूं, वो नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, हर चैप्टर के दूंगा, आप इजीली उसको कर पाएंगे। कई चीजें उसके अलावा हम लोग जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, और जो पुराने कोई क्वेश्चंस जो स्कैनर में है या जो पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं हम उनको भी कवर करेंगे अपने साथ में। इसके अलावा इंड एएस पर क्वेश्चंस अब बनेंगे नए, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम अदर बुक्स का रेफरेंस लेकर के मैं आप लोगों को शीट दूं और आप उस शीट को सॉल्व करें, तो उससे भी आप लोगों को इंड एएस के क्वेश्चंस करने में इजी हो जाएगा। अदर्स के लिए किसी अदर बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है, रेफर ओनली एंड ओनली इंस्टीट्यूट मटेरियल, केवल और केवल इंस्टीट्यूट मटेरियल को रेफर करके चलना, आपको इजी लगेगा, आप लोगों को पेपर में वही देखने को मिलेगा बेसिकली। अदर बुक्स में रेफर करने की जरूरत नहीं है। अदर बुक्स का अगर कुछ रेफर करना पड़ा मैं आपको शीट बना करके दे दूंगा, उसको रेफर कर लेना, उसके अलावा कुछ भी रेफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका मार्किंग पैटर्न है पूरे सिलेबस का। कुछ पूछना है पूछिए। टोटल 15 लोग हैं क्लास में इस टाइम पे, और कोई भी नहीं बोल रहा है, तो बड़ी सर कुछ नहीं पूछना। चलिए सर ऑल ये क्लियर। ओके, ये हमारा पैटर्न है। उसके बाद में इंस्टीट्यूट ने ये बताया है कि उसने कहाँ कहाँ से मटेरियल को इकट्ठा किया है और वो सब कुछ, आप उसको छोड़ सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए एक मैंने बहुत अच्छी पीपीटी बनाई हुई है, मैं आप लोगों को उसी पीपीटी से पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत इजीली चुटकियों में याद हो जाएगी। गवर्नमेंट अकाउंटिंग बहुत इजी टॉपिक है, 10 मार्क्स का कवर करता है और बहुत इजीली हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जिसके पास बुक्स नहीं है, बुक्स परचेज कर रहे हैं या चैप्टर वाइज प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो कुछ भी मैंने, या फिर अगर आप लोगों को इजी और सुटेबल लगता है लैपटॉप में बुक ओपन करके पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हैं। मुझे थोड़ा सा सुटेबल लगता था कि हार्ड कॉपी हो तो सॉल्व करने में मजा भी आता था और इजीली और जल्दी सॉल्व होते थे, बजाय कि लैपटॉप के। बुक अकॉर्डिंगली अपनी अरेंज कर लेना। रीजन बिहाइंड इट, हम पढ़ेंगे तो बुक से ही, हम क्वेश्चंस बुक के करेंगे, हम बुक को बहुत रेफर करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ये लास्ट के एग्जामिनेशंस में आप अपने, मेरे अलावा किसी और रैंकर से बात करना चाहते हैं उनसे कर सकते हैं, आपके कोई और सीनियर है उनसे बात करना चाहते कर सकते हैं। यू विल फाइंड मोस्टली चीजें मटेरियल से ही कवर होती है, तो इंस्टीट्यूट मटेरियल को फर्स्ट प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हम लोग देंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल को। ठीक है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, उसमें कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एंड एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इंड एस 8। एक जो इंड एस आने वाला है वो इंड एस 8। ये क्या है? इंड एस 8 टॉक्स अबाउट अगर आपको कोई अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना है, जैसे आप अपने स्टॉक को पहले फीफो बेसिस पर करते थे, अब आप लीफो बेसिस पे लाना चाहते हैं, या आप लीफो पे थे आप एवरेज मेथड पे जाना चाहते हैं, या आप हर साल उसको रिवैल्यू करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की चीजें बेसिकली जो आपकी पॉलिसीज में चेंज ला रही है। जैसे आप पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए कुछ सर्टेन टाइम पीरियड रखते थे कि इतने साल तक अगर पैसा नहीं आया तो हम इसको डाउटफुल डेट में क्लासिफाई कर लेंगे, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं। आप अपनी असेट के रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं, और ये सब इस तरह की कुछ चीजें, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे इंड एस 8 में। सेकंड है इनकम टैक्स, इंड एस 12। इंटर में पढ़ के आए होंगे शायद आप लोग सब एएस में ये चीज, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डीटीए, डीटीएल, यही है। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। इंड एस में इनकम टैक्स का क्या और किस तरह से ट्रीटमेंट है, पढ़ेंगे। थर्ड आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंड एस 16। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, द मोस्ट टॉप मोस्ट बना देना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं,
जिससे आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अल्टीमेट आप सब लोगों का एम क्या है, फाइनल क्लियर करके एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेना। उस अच्छे से प्लेसमेंट में सीएफआर बहुत काम आएगी, इंडेस बहुत काम आएगी, नॉट सीएफआर बट इंडेस तो बहुत काम आने वाले हैं सारे, ठीक है। तो उस सारे इंडेस में से पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टॉप मोस्ट इंडेस है, बहुत जरूरी इंडेस है ये, मान लीजिए आप, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हो सकता है हम इसी को शुरू करें, हम लोग पीपीई ही शुरू करेंगे, ठीक है। लीज का इंडेस है एएस इंडेस 116, लीज का है। लीज की अकाउंटिंग किस तरह से होगी और क्या क्या उसके ट्रीटमेंट होंगे, दैट इज इंडेस 116। इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। कई बार क्या होता है, आप कंपनीज जो है फॉरेन करेंसी में भी लोन ले लेती है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, या कोई फॉरेन पेमेंट्स करती है, कई बार फॉरेन पेमेंट्स की जाती है कंपनी ने, कोई आउट ऑफ इंडिया कोई इंपोर्ट किया है आपने या कुछ एक्सपोर्ट किया है, इन सबके जैसे जो फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उन सबका बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हमको बताया था इंडेस 21। हम इसको भी रीड करेंगे ध्यान से। बोरोइंग कॉस्ट अगेन मोस्ट डाल देना। बोरोइंग कॉस्ट बहुत जरूरी इंडेस है, बहुत जरूरी इंडेस है बोरोइंग कॉस्ट आपका, ठीक है। तो काफी काम का है और काफी काम आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनके। पहले भी बनते थे, जब ओवरव्यू ऑफ इंडिया था ना सिर्फ, तब भी बनते थे, अब तो बनने ही बनने हैं। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट पीपी से रिलेटेड है, पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स गुडविल वगैरह, पेटेंट राइट्स, ये सब कुछ है, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेस 102, पहले भी ये इंडेस था, इसका पर्टिकुलरली टॉपिक दिया हुआ था बुक्स में, इस बार भी इसको टॉपिक दिया है अलग से। इंडेस 102 मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन आप इसको मार्क कर लीजिए और आप ये मान के चलिए इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, 8 मार्क्स ये क्वेश्चन कवर करेगा, मान के चलिए। ऑपरेटिंग सेगमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला, ठीक है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंडेस 113, किस किस का फेयर वैल्यू मेजरमेंट होना चाहिए, कब कब होना चाहिए। एंड रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, अगेन इसको भी आप मोस्ट ट्रीट कर सकते हैं, ये भी आपके बहुत काम का है, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, और आप लोगों को इसको भी तरीके से करना है बेसिकली, ठीक है। साथ में पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे, आपको टफ नहीं लगने दूंगा सीएफआर, बट सीएफआर इजी भी नहीं है, मान के चलना। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये सब हमने देख ही लिया। बिजनेस कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे तब भी देखेंगे, ज्यादा बेटर होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस एंड एसएफएस, ठीक है। आप अपनी कंपनी के सेपरेटली कैसे बनाएंगे और जिस कंपनी का आपने कंट्रोल लिया हुआ है उस कंपनी को मर्ज करके अपने साथ में किस तरह से फाइनेंशियल्स बनाएंगे, दोनों हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने बताया था, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं थ्योरेटिकल, सारे टॉपिक्स नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, ये पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे और बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट कोर्स का डिस्क्रिप्शन है, पूरा कोर्स मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया है छोटा सा। कोर्स में किसी को कोई दिक्कत है या किसी टॉपिक को देख के लग रहा है कि इसमें डर लगेगा हमको, वो आप मुझे बता दीजिए, या कुछ पहले सुना हुआ है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है तो सीएफआर टफ है, ऐसा किस किसने सुना हुआ है, सीएफआर बहुत टफ है ऐसा वैसा, किसी ने नहीं सुना? नो सर। ब्रॉड सब्जेक्ट सुना था पर टफ का नहीं पता सर। ब्रॉड तो अब है ही नहीं ना, अब तो बहुत बहुत लिमिटेड कर दिया, बता रहा हूँ। पहले भी सीएफआर ही सबसे छोटा सब्जेक्ट हुआ करता था,
अब भी CFR ही सबसे छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया CFR को। AS और इंडेस का ओवरव्यू हटाने की वजह से, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चा सारे AS भी पढ़ता था और सारे इंडेस भी पढ़ता था, और AS को पढ़ना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। अब सब हटा दिया, अब सब हटा दिया, अब सिर्फ पर्टिकुलर इंडेस डाल दिए, यही इंडेस आपको पढ़ने हैं, इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोल दिया। तो ब्रॉड तो अब रहा ही नहीं, बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट हो गया। बट हाँ, अगेन एक दिन नहीं आए, बैकअप से देख लिया, समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन अगर हर बार यही बना लेंगे प्रैक्टिस, तो बैकअप से समझ में आना बंद हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए टास्क रहेगा। तो इसलिए क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखना, उससे क्या होगा, आप लोगों को समझ में इजीली आएंगी चीजें, और एक ही बार डालनी होती है बस दिमाग में, उसके बाद तो पेपर पे ही लिखना होता है उसको, ठीक है ना। तो ये है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेक्शन ए है। आप लोग सबके पास में बुक्स होगी, आज आप लोग होमवर्क में बुक्स से कुछ थोड़ा बहुत काम करके आएंगे, वो यही रहेगा। इंडेस की एप्लीकेबिलिटी एक तो देखिए किस पर कब कब हुई, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज जिसका टर्नओवर 500 करोड़ और मोर था, और इस दिन से एप्लीकेबल हो गया, और इस तरह से करके सबके लिए दिया हुआ है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है। पर्टिकुलर इस चीज को पढ़ लेना, क्यों पढ़ लेना, कि हो सकता है 2 1 मार्क्स का एक MCQ इसमें से बन जाए, बस इससे ज्यादा नहीं बनेगा, 2 मार्क्स का एक MCQ यहाँ से बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में टोटल 42 इंडेस में से 3 ऑमिट करके टोटल 39 इंडेस जो प्रेजेंटली एप्लीकेबल हैं, वो बताए हैं कि कौन कौन सा इंडेस एप्लीकेबल है इस टाइम पे। देख लीजिए सारे इंडेस। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेस, जो कंपनी पहली बार इंडेस को अपने यहाँ एप्लीकेबल करवा रही है वो। उसके बाद में इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, जो हमको पढ़ना ही है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो थर्ड वाला पार्ट था, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, एक इंडेस है पर्टिकुलर, वो आ जाएगा। इंडेस 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, इंडेस 105 नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल और डिसमेंटल, जो भी नॉन करंट असेट आपकी थी, आपने उसको अब डिसगार्ड कर दिया। एक प्लांट लगा हुआ था, उस प्लांट की कैपेसिटी आपको लगने लगा था कि अब ये ज्यादा बिजली खा रहा है या कुछ है, आपने उसको डिसगार्ड कर दिया कि अब हम इस पर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग इस तरह से होती है, वो ये इंडेस बताता है। हमारे कोर्स में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, द सिंपल थिंग इज हम नहीं पढ़ेंगे जब तक हमारे कोर्स में नहीं होगी कोई चीज, ठीक है। इंडेस 106, इंडेस 107, 108, 109, 110, 111, 1010 अगेन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फोर्थ टॉपिक जो हमारा था, आएगा, पढ़ेंगे, कोई इशू नहीं है। 111, 112, 113, ये इस तरह से करके सारे इंडेस दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं सारे इंडेस। ये सारे इंडेस सिर्फ इंस्टीट्यूट ने आपको बताया है कि 42 में से 3 हटाने के बाद में 39 इंडेस, 39 इंडेस जो आपके एप्लीकेबल है, वो कौन कौन से हैं, उनके नाम दिया है। उसके बाद आप देखिए नीचे अरेंजमेंट, क्या, सर जॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है? वही जॉइंट वेंचर का हाँ बिल्कुल, Market जॉइंट है। वेंचर टाइप, एसोसिएट जॉइंट वेंचर, ये सब चीजें, ठीक है। ये सारे इंडेस है। आगे इंस्टीट्यूट ने क्लियर बोल दिया, आउट ऑफ टोटल 39 स्टैंडर्ड, some are introduced in intermediate and some others on the basis of their relevance weightage have been selected in final course. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ आपको इंटर में पढ़ा दिए और बाकी के रिलेवेंसी और वेटेज के बेसिस पर ये बताएं। मतलब इंस्टीट्यूट ये मान के चलता है कि 12 इंडेस मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 12 इंडेस रिलेवेंट है, इन 12 की सबसे ज्यादा वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ने इन 12 को आपके पास में इंट्रोड्यूस किया है, पर्टिकुलरली 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 25 मार्क्स का मतलब 2-2 मार्क्स का सब कुछ कर दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 4 इंडेस के क्वेश्चन एक पेपर में बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। ये अगेन हमने 12 अभी ऊपर देखे ही थे सारे, इनको ही हमको करना है, इनको हम कल से करना शुरू करेंगे, ठीक है। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? आज की क्लास यही इंट्रोडक्टरी क्लास ही रखने का मेरा मूड था, हमारी हो गया इंट्रोडक्शन मेरे अकॉर्डिंगली। आप लोगों को कुछ पूछना है पूछिए, उसके बाद कल से हम लोग
इंडेस पढ़ना शुरू करेंगे, पर्टिकुलरली एक एक इंडेस लेंगे, उसके नोट्स देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तरीके से, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट पर मूव करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए Okay, sir. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। No, sir. समझ में आ रहा है या कहीं मेरी स्पीड ज्यादा है या कुछ है? नो सर। आ रहा है सर, आ रहा है। Yes, sir. आपको लग रहा हो कि सर की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है या थोड़ा सा स्पीडली बोल जाते हैं, ऐसा कुछ है? बोल सकते हैं, बीच में कभी भी टोक सकते हैं मुझे, क्योंकि पर्टिकुलरली ऐसा लगता है खुद से कि शायद मैं थोड़ा सा स्पीडली पढ़ाता हूँ। अगर ऐसा कहीं भी लग रहा है, यू कैन सिंपली स्टॉप मी कि सर थोड़ा सा अगर धीरे करें तो बेटर होगा, कोई इश्यू नहीं है मुझे उसमें। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग एल्स, कोई भी कुछ भी किसी को पूछना है? No, sir. No, sir. चलिए ठीक है। अगेन 2-3 लोग ही अगर क्लास में बोलेंगे, मेरा 2-3 लोगों पर ही ध्यान जाएगा, ये बात ध्यान रखना। देखो है ना, टीचर अपने आप किसी स्टूडेंट को अटेंशन तब देता है जब उसको लगता है कि वो टीचर की बातों को अटेंशन दे रहा है। सेम चीज होगी, मैं जब आपसे पूछ रहा हूं, आप में से अगर पर्टिकुलरली 2 या 3 लोग ही आंसर करेंगे ना डेली डेली, तो फिर मेरा माइंड उन 2-3 की तरफ चला जाएगा कि मैं इन 2-3 लोगों को पर्टिकुलरली, या उन 2-3 लोगों के डाउट सुन लिया या कुछ ऐसा, बाकी नहीं। और फिर आप लोगों को भी लगने लग जाएगा कि सर सिर्फ इन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सर को सब पर ध्यान देना है, बट वो तब ना जब आप लोग बोलेंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया क्लास में कि यू आर फुल्ली ओपन, आपको जो पूछना है जब पूछना है क्लास के बीच में आप तब पूछिए, कहीं मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलेंगे तो किसी ने मना किया हुआ या कुछ। अदर क्लास में अगर मना किया तो आई डोंट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट मेरी क्लास में पर्टिकुलरली आप लोग एकदम फ्री हैं बोलने के लिए, आप लोग इजीली पूछ सकते हैं कुछ भी। सर वैसे कितनी क्लासेस लगेगी अपन को कोर्स पूरा करने के लिए? आपको क्या चाहिए कि कब तक हो जाए कोर्स पूरा? ऑलमोस्ट 120 क्लासेस में। हाँ, ये तो मैक्सिमम ही है, बस इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, ये तो ठीक है मैक्सिमम ही है। आई विल ट्राई 100% कि मैं आप लोगों का कोर्स जुलाई एंड तक कंप्लीट कर दूं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लोग अगस्त में अपना सेल्फ रिवीजन कर पाएंगे और सितंबर से टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। मिड सितंबर के बाद में टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट, तो आप लोग टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। टेस्ट सीरीज दे करके फिर फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी और वो सब में आपका दिसंबर 23 इजीली अच्छे से हो जाएगा। तो आई विल 100% ट्राई कि मैं जुलाई एंड तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट कर दूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट। इसलिए मैंने 3 महीने लिए आपसे, मई जून जुलाई। हो सकता है 5-7 दिन इधर 5-7 दिन उधर, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूँ, मैं चाहूंगा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। बट एक्चुअली मेरी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं इस टाइम पे, तो मुझे उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मेरी सिस्टर की मैरिज है, तो हो सकता है मैं बीच में जब आपकी क्लास ना लूं और कभी आपकी क्लास को एक्सटेंड भी कर दूं कि एक साथ 2 घंटे की, किसी संडे पर किसी सैटरडे पर 2 घंटे की क्लास रख ली एक साथ, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, क्लास में टाइमिंग्स का Okay, ध्यान रखेंगे सब लोग। 7 बजे की क्लास है, 7:02 पर मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, वेदर क्लास में एक स्टूडेंट हो, वेदर क्लास में पूरे के पूरे बच्चे हो। ठीक है, तो टाइमिंग्स का पूरा ध्यान रखेंगे। आज आप लोगों में से जिसको फेस टू फेस के लिए भी भागना है घर से, वो जल्दी से चले जाओ। और अगर वहीं बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज वहां नहीं बैठे हो तो कल से वहीं जाकर के क्लास ले लेना, सेंटर पे ही जाके, जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा समझने में, है ना। आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए फिर भागा दौड़ी नहीं रहेगी, या ऐसा नहीं रहेगा कि 7:45 बजे और फटाफट अपना पैकिंग करो और निकलो, और फिर आप लोगों की बीच में छूट गई अगर लिखने का और सब कुछ। तो देखो बहुत कनेक्टेड चीजें हैं सब, मैं कई बार बोलूंगा कि ये मैंने बताया था, अब आप लोग उसका आंसर करो, क्योंकि कई चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शन आप लोगों को बिठा करके रखना पड़ेगा, और वो तब बैठेगा जब आप, मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा उसको घर जाकर के एक बार के लिए खुद से लिखेंगे और उसके बाद में उसको रीड करेंगे वापस। ठीक है, साइकिल का पहिया हमेशा यूं घूमता है, पूरा गोल। पूरा गोल घूमने का मतलब
आप मैंने जो पढ़ा है वो उसको आप वापस लिखो और वापस पढ़ो। ये पूरा चक्र जब ये पूरा गोला जब सर्कल जब घूमेगा ना, तब आप लोगों के दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, फिर वो नहीं हटेगी। ठीक है, तो ये चीज करिएगा। बाकी कल क्लास में मिलते हैं मॉर्निंग में। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकता है। अगेन अभी भी क्लास शुरू है, जिसको जाना है वो जा सकता है। और किसी को अगर कुछ पूछना है यू कैन आस्क। आप लोगों की शायद नेक्स्ट क्लास भी अभी ऑनलाइन रहेगी ना 8 बजे इसी आईडी पे। यस सर। तो Yes, आप लोग sir. क्या लीव मतलब जो टीचर होता है वो लीव करके जाते हैं या कैसे रहता है? नहीं सर, ऐसे ही रहता है। बस क्लास ये चालू रहेगी आप लोगों की, है ना? यस सर। ठीक है, चलिए, होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. ओके, ओके, बाय एवरीवन। बाय। थैंक यू सर।